बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी की ये फोर्थ या थर्ड या फोर्थ क्लास है, आपकी लेक्चर है ये थर्ड या फोर्थ लेक्चर। आप पार्ट 1 पढ़ रहे हैं बेटा, 6 क्लास की साइंस है ये। और आपको मैंने 3 क्लासों के अंदर लेसन 1 यानी पार्ट 1 का जो मैटर था वो डिस्कस कर लिया, आपको समझाया भी था इसका पॉइंट। आज पार्ट 1 भोजन ये कहाँ से आता है, मैं फिर से दोबारा आपको एक बार डिक्टेट कर रही हूँ, पॉइंट ध्यान से देखिए। ये भोजन आपका पहला पार्ट है। ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना, ये कहाँ से आता है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये कहाँ से आता है का मतलब है कि आपको इस पार्ट के अंदर ये जानना है कि भोजन कितने भोजन के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से भोजन हमें प्राप्त होता है, उनका स्रोत क्या है और किस तरीके से हम उस स्रोतों को पाते हैं, यानी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनके अंदर आपने शायद ये भी मैंने आपको बताया है कि जैसे आप पौधे और जंतु पर दोनों पर अपने खाने के लिए निर्भर है। आपका भोजन जो है टोटली डिपेंड ऑन, यानी टोटल आप मतलब पादप और जंतु दोनों पर निर्भर है आपका भोजन। कैसे, ये मैंने आपको समझा भी दिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताई थी कि जैसे पौधे का बीज है, पौधे का फल है, पौधे का तना है, पौधे का आपको फ्लावर यानी फूल है, फल है, इन सब चीज़ों को आप अपने भोजन के रूप में लेते हैं, जिनके मैंने उदाहरण भी आपको लिखवाए थे। तो अब आपको पादप के बारे में तो जानकारी मिल गई कि हम उसके कौन से पादप का हम क्या क्या चीज़ें हम अपनी भोजन के रूप में उनके भागों को खाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आपका जो है तना, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सब आप पादप का किसी न किसी रूप में आप भोजन के रूप में इनको ग्रहण करते हैं। अब आज जो आपका पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट आपको जानना है जंतु पर भी हम किस तरह से निर्भर हैं। तो जंतु पर भी आप किस तरह से निर्भर हैं, इसके अंदर ये था बेटा कि जैसे आप जंतु पर किस तरह से डिपेंड है अपने भोजन के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन दूध है। आप अगर गाय या भैंस का दूध, अगर गाय और भैंस दूध नहीं दे तो आपको दूध मिलेगा नहीं, क्योंकि एक सिंथेटिक दूध हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो यानी कि दूध आपको कौन देता है, जंतु। तो इस तरीके से आप टोटली डिपेंड हुए ना उन पर, आप अपने भोजन के लिए उन पर निर्भर हुए ना। अगर वो दूध ना दे तो आपको दूध प्राप्त नहीं होगा, तो दूध दिया। अब दूध से आपने क्रीम बनाया, मक्खन बनाया, दही बनाई, पनीर बनाया, तो ये सारी चीज़ें दूध से आपने तैयार की। तो इस तरीके से आपको जंतु के द्वारा, इस तरीके से आपको आप दूध का उत्पाद भी बना सकते हैं। दूध से प्राप्त, दूध को मिलाकर दूध से प्राप्त सामग्री तैयार कर सकते हैं, दूध से रिलेटेड, ठीक है। उसी तरह से आपको अगर जंतु की बात करें तो जंतु आपको शहद भी देता है, ये भी आपको क्लियर होगा। मधुमक्खी है, अपना छत्ता बनाती है, छत्ते से क्या निकलता है बेटा, वो फूलों से पहले रस चुनती है, फूलों से रस इकट्ठा करके अपने छत्ते के अंदर इकट्ठा करती रहती और छत्ता तैयार करती है। उस छत्ते से आपका क्या बनता है, शहद। उसका शहद का निर्माण करती है और वो शहद आप खाने के रूप में लेते हैं। तो आप किस तरह से डिपेंड हुए जंतु पर, हुए ना। तो एक तो आप पे दूध के लिए, दूसरा दूध से प्राप्त आप सामग्री भी उसी से बनाते हैं, दूध से प्राप्त सामग्री दूध से ही बनेगी और दूध जंतु देगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जंतु से जुड़े। इसी तरह से आपने जाना कि शहद भी कौन देता है, जंतु। अंडा है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जंतु का मांस भी खाते हैं, अंडा भी है, तो वो सारी चीज़ें भी खाते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो आप इस तरह से जंतु पर डिपेंड है। तो राइट बेटा, तो इस तरीके से आपको जानना है कि इस लेसन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, कि भोजन के स्रोत के बारे में, कि आप किस तरह से भोजन के जो स्रोत हैं उनको जानें और भोजन पर आप किन पर निर्भर हैं वो आपको जानना है। तो पादप की जानकारी तो आपको मिल गई, जंतु की भी मिल गई कि आप जंतु पर किस तरह से निर्भर हैं, जंतु पर किस तरह से आपका भोजन निर्भर है, या उन पर आप डिपेंड हैं, या वो आपको क्या देते हैं जिनको आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरीके से आपको जानना है। अच्छा, इसके बाद आज का टॉपिक ये है, देखिए
जंतुओं का भोजन के आधार पर वर्गीकरण। जंतुओं का भोजन के आधार पर वर्गीकरण, इसमें आपका क्या बताया गया है बेटा, ध्यान से देखें। जंतुओं का भोजन के आधार पर वर्गीकरण में आपको जानना है कि जंतु को 3 भागों में बांटा गया। जैसे अलग अलग तरीके के होते हैं जंतु, सबका अलग अलग आदत होगी, सबके अलग अलग भोजन होगा, सबका अलग अलग तरह का प्रकार है। सब कोई पानी में रहने वाले हैं, कोई हवा में रहने वाले हैं, कोई स्थल पे रहने वाले हैं। तो सब जीव जंतुओं का अपना अपना अलग अलग निवास स्थल है, अलग अलग निवास है, अलग अलग उसी अनुरूप वो ढलते हैं, उसी अनुरूप उनके अंदर रचनाएं पाई जाती हैं, उसी अनुरूप उनके अंदर विभिन्नताएं भी होती हैं। बाहरी आकार भी उनके अलग अलग होते हैं, देखने में जो आकार में अलग अलग होते हैं, उनके रूप अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से उनके भोजन अलग अलग होते हैं, भोजन की आदतें अलग अलग होती हैं। तो उनकी आदतों के आधार पर उनकी अलग अलग, यानी कि अलग अलग जंतुओं का अलग अलग भोजन होता है, और उनकी अलग अलग आदतों के आधार पर जंतुओं को भोजन के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। सामने देखिए इधर 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। 3 भागों में जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है। शाकाहारी क्या है बेटा, मैंने इसके अंदर इसकी परिभाषा भी लिखी है, उदाहरण भी लिखे, आप इसे सब कॉपी के अंदर लिखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, हर दिन क्लास का जो भी काम है आप क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे, उसे होमवर्क की कॉपी में आप प्रश्न उत्तर करेंगे। हर दिन के लेक्चर के बाद एक प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न उससे रिलेटेड आपको होमवर्क कॉपी में करना है। बाकी लेसन खत्म होने के बाद, जैसे आज पाठ ही खत्म हो जाएगा तो उसके प्रश्न उत्तर मैं बोर्ड पे कराऊंगी, वो आपको होमवर्क कॉपी के अंदर करना है। राइट बेटा, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट इधर आ जाइए, मैं एक एक करके इनकी परिभाषाएं आपको समझाऊं। पहला है शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं, देखिए मैंने लिख भी दिया इसके परिभाषा। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, हिरन आदि। दिख रहा होगा बेटा ये, गाय, बकरी, हिरन आदि। मांसाहारी देखिए, मांसाहारी जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। राइट बेटा, तो इस तरीके से आपने देखा शाकाहारी में वो जंतु आते हैं जो केवल पादप खाते हैं, जिनका भोजन ही पादप है, पेड़ पौधे जो खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन। मांसाहारी में कौन आते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, यानी ऐसे जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं, यानी उनका भोजन दूसरे जंतु है। यानी एक, जैसे आप इसके अंदर सांप भी रख सकते हो, शेर चीता के अलावा सांप भी रख सकते हो। सांप मेढक को खाता है, सांप मेढक को खाता है। तो इस तरीके से एक जंतु दूसरे जंतु पर अपने भोजन के लिए निर्भर है। यानी सांप का भोजन है जो है वो अधिकतर मेढक होता है, तो इस तरह से सांप जो है मेढक को भी खाता है। तो शेर है वो हिरण को खाता है, गाय को खाता है। तो इस तरीके से मांसाहारी में आप बताएंगे कि ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर है, उन्हें कहते हैं मांसाहारी। यानी वो दूसरे जंतु को खाते हैं तो मांस खाते हैं, तो मांसाहारी हो गए। सर्वाहारी, तीसरा जो वर्ग है बेटा सर्वाहारी। सर्वाहारी में आते हैं जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं। यानी जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी, इसका मतलब ऐसे जंतु इसके अंदर आएंगे जो पादप को भी खाते हैं और दूसरे जंतु को भी खाते हैं। यानी कहने का मतलब उनका भोजन पादप और जंतु दोनों है। उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, उन्हें सर्वाहारी में रखा जाता है। सर्वाहारी उन्हें कहते हैं। तो सर्वाहारी के अंदर तो हम भी आ सकते हैं, मनुष्य भी आ सकता है सर्वाहारी में, क्योंकि सर्वाहारी मनुष्य भी होता है, पादप भी खाता है और जंतु भी खाता है। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो जंतु का मांस खाते हैं, तो वो जंतु पर हो गए उनका भोजन, और जो वेजिटेरियन हो गए उनका भोजन पादप से रिलेटेड है। तो इस तरह से सर्वाहारी में मनुष्य भी आ सकता है। तो यानी सर्वाहारी के अंदर आप उदाहरण में मनुष्य भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मनुष्य भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जंतु जो पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी। इसके अंदर जैसे मैंने लिखा कौवा और चील, ये दाने भी खा सकता है और दाने भी खाता है और मांस भी खाता है दूसरे जंतु का। ये कौवा और चील दोनों ही ऐसे होते हैं जो दाना भी खा लेते हैं, अनाज डालो तो अनाज भी खा लेंगे, चुन लेंगे,
और दूसरे जंतु का मांस भी खा लेंगे, ऐसे होते हैं। मनुष्य भी इसके अंदर आ सकता है, मनुष्य भी यही करता है कि मनुष्य भी नॉन वेजिटेरियन है तो वो मांस भी खाएगा, मीट भी खाएगा, और अगर वेजिटेरियन है तो पादप खाएगा। तो मनुष्य तो दोनों के अंदर आ गया। अच्छा, इसके बाद यानी ये तीनों जो वर्गीकृत किया गया है वो बेटा जंतुओं को भोजन के आधार पर किया गया है। यानी अलग अलग तरह के जंतुओं का अलग अलग भोजन होता है, उसको उस आधार पर वर्गीकृत किया। लास्ट में मैंने एक बात लिखी, अपघटक इसके अंदर है, इसके अंदर आता है अपघटक है एक आपका, यानी इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं परजीवी, है ना, परजीवी पैरासाइट, एक ये परजीवी भी वर्ड हो सकता है। यानी ये सब भी जंतुओं के वर्गीकृत के ही भाग हैं, परजीवी, है ना। एक है अपमार्जन, तो ये सब क्या है, हालांकि ये आपके लेसन के अंदर, आपके पार्ट के अंदर इनका इतना डिटेल नहीं है, इनका इंट्रोडक्शन ही बतौर दिया, प्रस्ताव, यानी इनको केवल एक सूचना बतौर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार समझा दूँ। डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप जानकारी लें। आपका पाठ आज खत्म है बेटा, पाठ आपका यही तक था, तो आपका पाठ ये खत्म है, ठीक है। ये नोट के अंदर मैंने जैसे 3 पॉइंट लिखे हैं ना, तो इसको आप सुन लें और समझ लें, क्योंकि ये आपका डिटेल तो है नहीं कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप समझ लें ताकि आपको याद रहे। अब जैसे अपघटक है, अपघटक क्या होते हैं बेटा, ऐसे इसके अंदर ऐसे जंतु आते हैं जो पर्यावरण को साफ करने में सहायक होते हैं। एक तरीके से इनका भोजन जो होता है ना, जैसे सड़ी गली पत्तियाँ, यानी इस तरीके से सड़ी गली पत्तियाँ भी हो सकती हैं, टूटे हुए पेड़ पौधे जैसे पत्तियाँ होती हैं ना, टूट जाती पत्तियाँ बहुत दिनों तक पड़ी हुई नीचे, सड़ी गली पत्तियाँ भी हो सकती हैं, और पौधे जंतु का कोई भाग भी हो सकता है, तो वो आपका मन लो सड़ रहा है, गल रहा है, तो ऐसे भी कुछ ऐसे होते हैं जंतु जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, अपघटक कहलाते हैं। उनका काम है कि वो इसको, उनका भोजन ये है कि वो सड़ी गली पत्तियाँ या टूटे हुए पेड़ पौधों के जो भाग हैं, या सड़ा हुआ मांस है, या कहीं पर उनका पार्ट है कोई जंतु का, कोई है ना, तो या कोई मरा हुआ है जंतु तो उसका मांस है, तो इस तरीके से वो उसको जब खाते हैं तो एक तरीके से पर्यावरण की सफाई करने में सहायक होते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं। इसी तरह से अपमार्जक, ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, इनका काम यही है पर्यावरण की सफाई करना। क्यों, इनको क्यों बोला जाता है कि पर्यावरण की सफाई करते हैं, क्योंकि ये जो अपमार्जक है ये तो वही चीज़ है कि एक तरीके से इनको बोला ही जाता है कि जहाँ पर ऐसे सड़े गले, यानी बहुत दिनों तक जंतु पड़ा हुआ है, सड़ गया, गल गया, या मतलब बहुत दिनों तक आपका जंतु मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसके मांस को खा के एक तरीके से पर्यावरण की सफाई करते हैं। ये ऐसी पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, सड़ी गली पत्तियां पड़ी हुई हैं बहुत दिनों तक, कहीं पर ऐसे इकट्ठा है कोई चीज़ पौधे का, कोई टूटा हुआ भाग, फल है, फूल है, पत्ती है, जड़ है, तना है, तो उसमें से जितना हिस्सा ये भोजन के रूप में ले लेते हैं, तो उसको जहाँ तक है वो सड़ी गली पत्तियों का भी सेवन कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनको अपमार्जक जो अपघटक दोनों ही पर्यावरण की सफाई में सहायक होते हैं। ये परजीवी, अब ये क्या है परजीवी, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी इनका परजीवी का मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि इनका जीवन ही पूरी तरह से डिपेंड होता है दूसरों पर ये पूरी तरह से निर्भर होते हैं। यानी अगर इनका जीवन चक्र के अंदर दूसरा ना हो तो ये इस तरीके से इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हिरण क्या खाएगा, और हिरण क्या अगर पेड़ पौधे नहीं हुए तो हिरण क्या खाएगा, और फिर हिरण को अगर हिरण नहीं हुए तो शेर क्या खाएगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं, सब एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। तो प्रकृति का ये जो संतुलन है बेटा, ये संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, ये पर्यावरण संतुलन है। ये पर्यावरण संतुलन के लिए ही हमें कहा जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में हम वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पादप हैं। पादप हमारे जीवन का एक आधार, मुख्य शिला है। अगर ये पादप रहे तो फिर वो आपका पर्यावरण में संतुलन बनाए रखेंगे, गैसों से लेके, जंतु से लेके, उनकी क्रियाओं से लेके, वो सब तक उनकी यानी माध्यम वो बने रहेंगे, उनके सबके माध्यम पेड़ पौधे ही होते हैं। तो ये हमारे और पर्यावरण और जंतु इन सब का माध्यम
के बीच में आते हैं पादप। पादप बीज का है आधार बिंदु होता है, जिसको रहना बहुत जरूरी है। ये एक आधार कहते हैं ना, एक आधारशिला है जो जोड़े रखता है, पर्यावरण के संतुलन का मुख्य बीज है ये। तो बेटा आज आपका ये पाठ एक खत्म होता है। इसके अंदर मैंने पहले भी आपको जो लेक्चर दिया था उसको भी रिवाइज किया, कल नेक्स्ट इसके लास्ट क्लास का भी रिवाइज किया एंड आज का भी रिवाइज कर दिया। आज भी आपको डिक्टेट कर दिया, इस तरीके से आपको समझा दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट के अंदर आप लिख लेंगे, इसको प्लीज़ अच्छे से मेंशन कर लो, अच्छे से उतार लो। आज आपका ये लेसन ओवर हुआ। और बेटा नोट पॉइंट में जो मैंने बोला उसको ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर आपको मैं करवा रही हूँ, प्रश्न लिख रही हूँ, उत्तर आपको लिखना है। तो आप एक बार प्रश्न लिखें, ठीक है। आज आपका फिर पाठ 1 के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। इसमें ध्यान से देखें, पाठ 1 का जो प्रश्न उत्तर है या अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं।
अब आप देखें, ये आपका जो चल रहा है इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको अभ्यास प्रश्न के अंदर करने हैं। पहला क्वेश्चन है 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, समझाइए। ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इसको 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको कॉपी के अंदर करना है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पार्ट 2 समझाऊंगी। आपका पार्ट 2 स्टार्ट होगा और पार्ट 2 का नाम है भोजन के घटक, जो मैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लूँगी। तो 6th क्लास आज आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ बेटा। पार्ट 1 मैंने आज आपका पूरा रिवाइज भी कर लिया। आपका SW के अंदर मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए जो आपको डिटेल में समझाने हैं। 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। दूसरा, भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, आज आपकी क्लास फिर यहीं पर ओवर होती है। आपकी नेक्स्ट आपका पार्ट 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव ए नाइस डे। बाय बेटा।